क्वेश्चन ऐसा था कि रॉड इनिशियली हैंगिंग पोजीशन में है, अ पार्टिकल स्ट्राइक्स विद द लोअर एंड, लोअर एंड के साथ स्ट्राइक कर रहा है परपेंडिकुलर टू द लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर, एम इंटू वी एम और वी नॉट से जस्ट उसके क्लोज है। ये नहीं सोचना है कि इससे पैराबोलिक जाएगा ना सर, जस्ट इसके क्लोज है, एंड के पास है, जस्ट बिफोर कोलिजन पार्टिकल की स्पीड है वी नॉट एंड कोलिजन इज इलास्टिक। कोलिजन इज इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन है मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू 1 है। यस सर। अब देखो डेरिवेशन वाले जो पॉइंट्स हैं, जैसे तुम्हारे डेरिवेशन में आया था कि कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करना है, या फिर प्रूव करना है किसी स्टेशनरी पार्टिकल से कोई पार्टिकल आके कोलाइड कर रहा है सेम मास का और इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में प्रूफ करने वाली चीजों में हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे यूज क्या करना है, वो जनरली सारे इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, ये दो चीज यूज कर सकते हैं। ई के इक्वेशन यूज करोगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा, कम मेहनत लगेगी, कम मेहनत पे कम मार्क्स। तो कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन इलास्टिक है, हमें बताना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन, कि क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड है, इसमें सिस्टम कौन सा है, सिस्टम में हमारे दोनों चीज़ें हैं, नो कौन सर। सा, रॉड प्लस पार्टिकल, रॉड प्लस पार्टिकल, क्या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एप्लीकेबल है, क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एप्लीकेबल है, अगर है तो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, व्हाट इज द इम्पल्स बाय पार्टिकल एंड इम्पल्स बाय हिंज, इम्पल्स बाय पार्टिकल एंड इम्पल्स बाय हिंज, ये दोनों चीजें। एक और चीज इसमें हम कैलकुलेट करेंगे आज कि सपोज कि अगर कोलाइड करने के बाद किसी भी एंगुलर वेलोसिटी से जाता है, तो हमें ये चीज गिवन है कि what should be value of V naught, what should be value of V naught so that rod rotates by an angle of 60 degree after the collision, कि कोलिजन के बाद, कोलिजन होने के बाद रॉड जो है वो 60 डिग्री तक रोटेट कर जाए, ऐसा कुछ कंडीशन दिया हो कि रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाए, रॉड 60 डिग्री हो जाए, रॉड जो है सर्किल कंप्लीट कर ले, 180 डिग्री रोटेट कर जाए, ऐसे क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट शुड बी मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड, उस मिनिमम से अगर ज्यादा होगा तो उससे ज्यादा स्ट्राइक करेगा, तो 60 से ज्यादा ऊपर चला जाएगा। व्हाट शुड बी वेलोसिटी ऑफ वी नॉट सो दैट रॉड रोटेट्स by an angle of 60 degree, rod rotates by an angle of 60 degree after the collision, after collision, कोलिजन के बाद वो 60 डिग्री रोटेट कर जाए। तो अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए कंडीशन सोचनी है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा क्या लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल है, तो सोचो कंडीशन क्या है। कंडीशन है नेट फोर्स जीरो, क्या इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है। अगर हम एक कंप्लीट सिस्टम लेते हैं, इसको अगर कंप्लीट सिस्टम लेते हैं तो इसका हिंज से कांटेक्ट है। फ्री बॉडी डायग्राम के ज़माने की बात अगर याद करोगे तो उस ज़माने में हम लोग स्टेप्स फॉलो करते थे कि कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इस हिंज का जो कांटेक्ट है, हिंज के साथ कांटेक्ट है, वहां से एक हिंज रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा आर एक्स एंड आर वाई। तो इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा आर एक्स आर वाई। कहोगे सर ग्रेविटी को क्यों नहीं कंसिडर किया। ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी एंड स्प्रिंग फोर्स आर जनरली इग्नोर्ड ड्यूरिंग द कोलिजन। क्यों इग्नोर करते हैं, क्यों,
इग्नोर हम इसलिए करते हैं क्योंकि कोलिजन के ड्यूरेशन में जो फोर्सेस एक्ट करते हैं, कोलिजन के ड्यूरेशन में जो फोर्सेस एक्ट करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड बहुत ही लार्ज होता है। मतलब वो फोर्सेस जितना मोमेंटम चेंज कर पा रहे हैं किसी पार्टिकल का, उसके कंपैरिजन में ग्रेविटेशन का जो फोर्स है उसका रोल बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल एयर में ही, मान लो पार्टिकल ब्लास्ट कर रहा था, सेंटर ऑफ मास में हमने किया था कि एयर में कोई पार्टिकल ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट का जो ड्यूरेशन है वो कितना होगा, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होगा। क्या उस ड्यूरेशन में ग्रेविटी एक्ट कर रहा है? ग्रेविटी तो एक्ट कर रहा है। क्या ग्रेविटी मोमेंटम चेंज कर पाएगा? हाँ भाई, एफ डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, ये तो होता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ग्रेविटी जो है वो कुछ ना कुछ मोमेंटम तो चेंज कर रहा होगा, बट ये ड्यूरेशन ही बहुत स्मॉल है। तो ग्रेविटी उस ड्यूरेशन में कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है। किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन किसका? जो जो एक्सप्लोजन के ड्यूरेशन में फोर्सेस हैं। कोई भी चीज अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं ना, तो वो कंपैरिजन में। जैसे मान लो यहाँ पे हम रिजिड बॉडी और पार्टिकल एज्यूम कर रहे हैं, तो जैसे कार को एग्जांपल दिया था काइनेमेटिक्स में कि कार है, अगर हम रोड की लेंथ कंसीडर करते हैं 100 मीटर, तो उसके कंपैरिजन में जो 2 मीटर की कार है वो रिजिड बॉडी की तरह से एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो। बट अगर मान लो 75 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के लिए कार को कंसीडर करते हैं, तो कार जो है वो पार्टिकल की तरह से होता है। तो कभी भी कोई भी कंपैरिजन है वो रिलेटिव होता है, ठीक है। ये नहीं कि अपने क्लास में तुम जो है टॉप कर रहे हो तो ओवरऑल जो जेई और नीट है वहां पे भी टॉप कर जाओगे। वहां क्या है? रिलेटिव है। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव। तो इसलिए जो कोलिजन के ड्यूरेशन में, जैसे ये कोलाइड कर रहा है, जब ये कोलाइड कर रहा है तो इनके बीच में क्या कोई फोर्सेस एक्ट कर रहा है? हाँ, कोलिजन में तो एक्ट करता ही है, इंपल्सिव फोर्सेस होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन टाइप का फोर्स होता है। तो उनके कंपैरिजन में बाकी सारे फोर्सेस, मतलब ग्रेविटी जो है वो इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली ग्रेविटी को कंसीडर नहीं किया जाता है, हमेशा नहीं किया जाता है। तो ग्रेविटी को हमने देखा ही नहीं, सिर्फ देखा यहाँ पे कि हिंज से एक इम्पल्स टाइप का फोर्स एक्ट करेगा जो मोमेंटम चेंज करने के लिए कैपेबल है। तो मोमेंटम चेंज कर देगा, तो इस सिस्टम के ऊपर एफ एक्सटर्नल जीरो नहीं है, इसलिए लीनियर मोमेंटम वैलिड नहीं है, एज एफ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है किस पॉइंट के अबाउट? हिंज के अबाउट। हिंज के अबाउट हम कर सकते हैं, अबाउट हिंज, ये सब जो है अबाउट हिंज। क्यों? क्योंकि हिंज के अबाउट ही टॉर्क जीरो है। क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है? ऑब्वियसली यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, हिंज को फ्रिक्शनलेस माना है, तो कोई लॉस नहीं होगा। और कोलिजन इलास्टिक है तो भी कोई लॉस नहीं होगा, तो हम एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी तो फाइंड ही करना है। तो कोलिजन टाइप के प्रॉब्लम में सबसे मोस्ट क्रिटिकल है बिफोर एंड आफ्टर के डायग्राम। बिफोर एंड आफ्टर के डायग्राम अगर सही से ड्रॉ करते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन की गलती होने के कोई चांस नहीं है, और कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा सॉल्व जरूर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है इस इनिशियल स्पीड लिया, रॉड की तो कोई वेलोसिटी है नहीं, ये सिचुएशन है बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन रॉड रोटेट कर रहा है। आफ्टर कोलिजन रॉड का कुछ रोटेशन है इस एक्सिस के अबाउट, और वो मान लिया ओमेगा है। ओमेगा है, और पार्टिकल की स्पीड किसी भी सेंस में मान सकते हैं, ये जो है स्पीड मैं मान ले रहा हूँ v1। कहोगे कि कैसे उसी डायरेक्शन में जाएगा? अरे बिल्कुल पॉसिबल है। मान लो कि कोई पार्टिकल आ रहा है, तुमने हैंड से उसको ऐसे फोर्स अप्लाई किया, तो थोड़ी इसका डायरेक्शन उधर ही हो जाएगा। वो तो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का इंपल्सिव फोर्स है। ज्यादा इंपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा तो वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स भी कर सकता है। कम इंपल्सिव होगा तो ऐसे मान लो 10 मीटर 100 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, 5 मीटर से चलने लगा सेम डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन मैंने सेम मान लिया v1 मान लिया। अब ये दोनों की आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी हो गई, आफ्टर कोलिजन। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यस, किस पॉइंट के अबाउट? अबाउट द हिंज। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज पॉइंट, हिंज पॉइंट के अबाउट हम अगर अप्लाई करेंगे तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम अब लिखना है सिस्टम का, 1/1 लिखोगे। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द हिंज, पार्टिकल जी है एम वी नॉट, शाबाश।
ये जो है एम वी नॉट इंटू एल, पार्टिकल का हाँ एम वी इंटू एल, प्लस रॉड का एंगुलर मोमेंटम, रॉड का रोटेशन 0 है तो ये हो जाएगा आई इंटू ओमेगा, वो हो जाएगा 0। फाइनली फाइनली जो है ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का हो जाएगा एम वी वन इंटू एल, एम वी वन इंटू एल। एंड रॉड का, अच्छा डायरेक्शन भी देखोगे कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का है एंटी क्लॉकवाइज, फाइनल एंगुलर मोमेंटम का एंटी क्लॉकवाइज, और रॉड के रोटेशन का वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो सारे सेम सेम है तो सबको पॉजिटिव लिख लेंगे। ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई आई इंटू ओमेगा, इस एक्सिस के अबाउट आई, वो क्या होगा एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमारे अननोन कितने हैं? अननोन तो यहाँ पे 2 हैं, ओमेगा एंड वी वन 2 अननोन है, तो मिनिमम जो है इक्वेशन दो इक्वेशन यहाँ पे चाहिए। तो 2 इक्वेशन अगर चाहिए तो तो दूसरा इक्वेशन कौन सा होगा? दूसरा इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का होगा। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में कभी भी रिजिड बॉडी और पार्टिकल का कोलिजन अगर होता है तो हम किस पॉइंट के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच लिखना है, अगर अभी भी याद है ई की वैल्यू क्या होती है? रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। तो अप्रोच और स्पीड, तो वेलोसिटी किस पॉइंट का लेंगे? वेलोसिटी जिस पॉइंट पे कोलिजन हो रहा है उस पॉइंट की वेलोसिटी लेंगे। पार्टिकल जिस पॉइंट पे कोलाइड कर रहा है, अगर यहाँ कोलाइड कर रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी लेंगे, मिडिल पे कोलाइड कर रहा है तो मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी लेंगे, जिस पॉइंट पे कोलाइड करेगा उसकी वेलोसिटी लेंगे। तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो होगी ओमेगा इंटू एल, रॉड के जिस पॉइंट पे कोलिजन है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इंटू एल। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, व्हाट इज सेपरेशन? अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तुम्हें माइनस में कोई कहेगा सर वी वन माइनस ओमेगा एल होगा, क्योंकि देखो अब कोई कहेंगे ये माइनस भी क्यों है? रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में होंगे वेलोसिटीज तो रिलेटिव स्पीड डिफरेंस लेते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी वेलोसिटीज तो रिलेटिव स्पीड में ऐड करते हैं, रिलेटिव स्पीड बढ़ कम जाएगी। लेते हैं। तो यस यहाँ पे पैरेलल वेलोसिटीज देन डिफरेंस, एंटी पैरेलल वेलोसिटीज देन एडिशन। तो पैरेलल वेलोसिटी है तो अब इसमें से v1 माइनस ओमेगा एल करें या ओमेगा एल माइनस वी वन करें, कंफ्यूजन किसी किसी को इसमें होता है। तो एक चीज है कि कोलिजन जब भी हमारा हुआ तो वो कोलिजन हम कंप्लीट मानते हैं। कंप्लीट मानने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि एक बार कोलिजन होने के बाद फिर दोबारा उसी पे आके कोलाइड कर रहा है। तो यहां से अगर कोलिजन खत्म हो चुका है, कोलिजन कंप्लीटेड है, तो कौन सी स्पीड ज्यादा होगी? ऑब्वियसली ओमेगा एल ज्यादा होगा और v1 की वैल्यू कम होगी। अगर ओमेगा एल की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, ओमेगा एल की वैल्यू कम होगी और v1 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो दोबारा आके वो उससे कोलाइड कर जाएगा। तो हमारा कोलिजन कंप्लीट हुआ, मींस फाइनली अब दोनों सेपरेट हो रहे हैं। तो सेपरेट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जो आगे है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, v1 की स्पीड ओमेगा एल की स्पीड ज्यादा होगी। तो व्हाट इज रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन? रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन हो जाएगा ओमेगा एल माइनस v1 बाई रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। अब तुम अगर अपोजिट में मानते, पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा होता v1 से और ये ओमेगा एल से, अगर ऐसा मानते तो ऐड कर देते v1 प्लस ओमेगा एल लिख देते, बट ऐसा मैंने एज्यूम किया है तो ऐसे लिखूंगा। तो ये हो गया ओमेगा एल माइनस v1, रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अब अप्रोच इस पॉइंट की वेलोसिटी तो 0 थी और उधर से पार्टिकल v नॉट से आ रहा था, तो अप्रोच की स्पीड क्या है? अप्रोच की स्पीड है v नॉट, v नॉट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है 1। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन है तो ये हो जाएगा ओमेगा एल माइनस वी वन, वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस वी वन। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गए, m और l यहाँ कैंसिल कर देते हैं। पार्टिकल ओमेगा फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, v1 को रिप्लेस कर देते हैं। सो v नॉट इक्वल टू फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 v नॉट इज इक्वल टू, v1 को रिप्लेस कर दिया तो v1 इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस वी नॉट प्लस ओमेगा एल बाई 3, ओमेगा एल बाई 3। तो ये हो जाएगा 2v नॉट इक्वल्स टू
3 plus 1 4 omega L by 3. So omega equals to 6 V naught by 4L or 3 V naught by 2L. Angular velocity just after collision omega is equal to 3 V naught by 2L. किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन को एक बार ऊपर से नीचे एक और दिखा दीजिएगा. Before collision, after collision, conservation of angular momentum, coefficient of restitution. ये दो इक्वेशन होंगे, इनको सॉल्व कर लिया, आ गई वेलोसिटी. यस सर. कोई डाउट किसी को? नो सर. तो ये तो गई वेलोसिटी. इसके बाद हमें फाइंड करना है, फाइंड अच्छा v1 फाइंड कर लेते हैं. v1 की वैल्यू क्या है? v1 is equal to v naught minus omega L. Omega L is equal to 3 Yes, v sir. naught by 2. So from 2 अगर लेंगे तो ये हो जाएगा v naught is equal to omega L 3 v naught by 2 minus v1. तो v1 is equal to v naught by 2. v1 is equal to v naught by 2. मतलब पॉजिटिव आ रहा है, हमारा एजम्पशन जो है वो करेक्ट है, डायरेक्शन सही है. मैग्नीट्यूड उसका हो जाएगा v naught by 2. व्हाट इज द इम्पल्स एक्टेड ऑन द पार्टिकल? कोलिजन जितने भी देर तक कांटेक्ट में रहा उसमें कितना इम्पल्स उसके ऊपर एक्ट किया. तो हम अप्लाई करेंगे IMT, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, फ्रॉम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोलता है J इज इक्वल टू डेल्टा P. तो यहाँ पे पार्टिकल था, पार्टिकल इनिशियली आ रहा था यहाँ से v नॉट स्पीड से, कोलिजन के बाद सेम डायरेक्शन में v नॉट बाई 2 से मूव कर रहा है. अगर यहाँ पे माइनस v नॉट बाई 2 आता मतलब क्या करता, मैं डायरेक्शन रिवर्स कर देता. तो ये v नॉट बाई 2 और रॉड से यहाँ से एक्ट किया होगा कुछ इम्पल्स J1, कांटेक्ट में आया, टकराया यहाँ पे, तो J1 एक्ट किया. तो इम्पल्स J अब इसमें साइन के साथ पुट करना है, इट इज अ वेक्टर इक्वेशन. सो ये नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो ये माइनस J1. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज m इंटू वी नॉट. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल है m इंटू वी नॉट बाई 2 Yes. इंटू माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम एम वी नॉट. तो ये हो जाएगा माइनस J1 इज इक्वल टू माइनस एम वी नॉट बाई 2, माइनस माइनस होगा प्लस. तो इम्पल्स की वैल्यू J1 इज इक्वल टू एम वी नॉट बाई 2. तो J2 इम्पल्स एक्टेड बाय द हिंज ऑन द रॉड. तो रॉड के लिए फिर से, अब किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम लीनियर ट्रांसलेशन का इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ से कुछ एक्ट किया होगा J1 और J2. ये हो गया J2 और पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में, तो रॉड के ऊपर इस डायरेक्शन में J1. ये दो इम्पल्स है. रॉड के लिए अप्लाई करेंगे तो कौन सा लेते हैं वेलोसिटी? मोमेंटम लिखने के लिए सेंटर ऑफ मास की. तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी इज ओमेगा L बाई 2. ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 3 v नॉट बाई 2L इंटू L बाई 2, L कैंसिल, 3 v नॉट बाई 4. इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, नेट इम्पल्स J1 का यहाँ पे पॉजिटिव है, J1 माइनस J2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m इंटू वी सेंटर ऑफ मास. वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 3 v नॉट बाई 4 माइनस इनिशियल मोमेंटम. इनिशियली तो रॉड रोटेट नहीं कर रहा था, रेस्ट में था, तो वो 0 हो जाएगा. Yes, sir. J1 की वैल्यू है mv नॉट बाई 2. J1 की V naught by वैल्यू 2. mv नॉट बाई 2 माइनस J2 इज इक्वल टू 3 mv नॉट बाई 4.
So J2 is equal to, ये this is minus J2 is equal to 3 mv naught by 4 minus mv naught by 2, तो ये आ जाएगा शायद 4 mv naught by 4. तो minus J2 is equal to mv naught by 4, mv naught by 4. ये माइनस है, माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब है कि हमारे एज्यूम्ड डायरेक्शन के अपोजिट में है इम्पल्स. मतलब हिंज क्या कर रहा है, हिंज इसको पुश कर रहा है, राइट की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो हम चाहे तो इस माइनस को ऐसे लिख सकते हैं कि J2 इज इक्वल टू एम वी नॉट बाई 4 और ये होगा टुवर्ड्स राइट. ऑब्वियसली ये स्कूल के एग्जाम में तो कभी भी नहीं आएगा, आएगा तो वहाँ पे डायरेक्शन तुम्हें मेंशन रहेगी, इम्पल्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट, इम्पल्स इज टुवर्ड्स राइट, एम वी नॉट बाई 4, 3 एम वी नॉट बाई 4, हिंज इज अप्लाइंग फोर्स टुवर्ड्स राइट. तो किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो ये हुआ इसका कंप्लीट एनालिसिस. इम्पल्स समझ पाए, इम्पल्स कैलकुलेशन देखो. Yes. सर इसको भी एक बार जूम आउट कर दीजिए, पूरा क्वेश्चन देख लेंगे. सर आप जे जे को पहले लेफ्ट की तरफ क्यों लिए थे? राइट ही तो होगा सर. किसको, जे कौन से जे को, J1 और J2? सर वो जो हिंज वाला J2. राइट सर, होगा, J2. ठीक है, राइट होगा, ठीक है. नहीं समझ में आ रहा है, ले लिया कुछ, तुम समझ पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है. इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में जो मिस्टेक के चांसेस है वो साइन में है. तो साइन में मिस्टेक के चांसेस स्टार्टिंग में आपने माइनस जे ही लिया. कहाँ पे? तो फर्स्ट आपने जो लिखा है -J1 इज हाँ. इक्वल टू करके आपने नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव अच्छा सर, तो डायरेक्शन. फिर आपने फिक्स कर लिया उसको ऐसे, वो हाँ, डायरेक्शन नेगेटिव है डायरेक्शन इसीलिए. राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव. लेफ्ट में जो इम्पल्स होगा वो पॉजिटिव, राइट में जो, लेफ्ट में जो इम्पल्स होगा नेगेटिव, राइट में जो होगा वो पॉजिटिव. जैसे यहाँ पे J1 पॉजिटिव में है, J2 नेगेटिव में है. सॉल्व करने के बाद समझ में आ रहा है कि J2 भी पॉजिटिव में है. हाँ सर. ठीक है. तो अब नेक्स्ट अगर मान लो इसमें ये पूछा जाए कि व्हाट शुड बी मिनिमम स्पीड सो दैट रॉड रोटेट्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर कोलिजन, 90 डिग्री आफ्टर कोलिजन, 180 डिग्री आफ्टर कोलिजन, रॉड कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्किल. बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, सबका सोल्यूशन एक ही है कि क्या सोल्यूशन है, वर्क एनर्जी थ्योरम. कि अब कोलिजन के बाद रॉड जो है रोटेट कर रहा है, रॉड यहां से रोटेट कर रहा है ऐसे, m इंटू एम और l. इसकी कुछ कोलिजन के बाद एंगुलर वेलोसिटी हो चुकी है ओमेगा, ये है ओमेगा. अब ओमेगा के बाद मान लो हमारा कंसिडरेशन है, ऐसा हम चाहते हैं कि भाई कोलिजन के बाद ऐसा कोलाइड करे वो कि किसी एंगल थीटा तक चला जाए. तो जनरल थीटा में बाद में 60 पुट कर देंगे. तो अब यहाँ से कौन कौन से फोर्सेस हैं हम ये देखेंगे. ये फाइनल है, जैसे रोटेशन में अगर याद करोगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमारा यही कंसर्न होता था कि भाई टेंशन, दो टाइप के केसेस होते थे, एक में टेंशन होता था, एक में नॉर्मल रिएक्शन होता था. पार्टिकल किसी सिलेंडर के इनर सर्किल में अगर मूव करता था वर्टिकल सर्किल में, तो नॉर्मल रिएक्शन होता था और टेंशन होता था. और दूसरा केस है था कि जिसमें ट्यूब के इनसाइड में चल रहा है, ट्यूब के इनसाइड में मूव कर रहा है, या पार्टिकल किसी रॉड से कनेक्टेड है, तो उसमें भी हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम था और सर्कुलर मोशन का जो एप्लीकेशन था वो था. तो बात वहां पे ये थी कि वहां जब स्ट्रिंग से पार्टिकल अटैच होता था तो हमें सोचना पड़ता था कि स्ट्रिंग भी स्लैक ना करे. वहां पे वेलोसिटी और टेंशन दोनों के बारे में सोचना पड़ता था कि मुझे स्ट्रिंग में टेंशन बना के रखना है ऑलवेज,
सबसे ज्यादा सबसे मिनिमम टेंशन किस पॉइंट पे होगा? सबसे मिनिमम टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे था, तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक हमने टेंशन को सेव करके रखा, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी आई वो हो गई मिनिमम वेलोसिटी। अब यहाँ पे रॉड के स्लैक होने के चांस नहीं है, ऐसा नहीं कि रॉड अगर जा रहा है तो वो स्लैक होके जो है वैसे फोल्ड हो जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं कुछ। तो यहाँ हमारे Yes, पास sir. स्लैक वलैक का कोई चांस नहीं है, तो टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन या इस टाइप का कोई टेंशन ही नहीं है। सीधे सीधे हमारे पास इतना कंसर्न है भाई कि इसको हम इतनी वेलोसिटी इसके पास आ जाए कि वो किसी डिजायर्ड थीटा तक वो रोटेट कर जाए। तो डिजायर थीटा 90 हो सकता है, 180 भी हो सकता है। 180 का मतलब क्या हुआ? दिस रॉड कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्किल, तो थीटा की जगह हम 180 पुट कर देंगे। तो इसमें लिखते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ठीक है, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। कभी भी रोटेशन है किसी इनिशियल से फाइनल की कंडीशन है तो हम लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन में कौन कौन से हैं भाई? वर्क डन में जो है रिएक्शन फोर्स है, पहले सारे फोर्सेस को लिस्ट कर लेंगे। वर्क डन बाय हिंज रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब रिएक्शन फोर्स का वर्क डन क्या है? यहाँ से रिएक्शन हिंज रिएक्शन कुछ तो एक्ट कर रहा है, लेकिन क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। No, sir. तो जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, फोर्स एक्ट करने से वर्क नहीं होता है। जैसा कि हमने स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में देखा था कि अगर कोई पर्सन वॉक कर रहा है तो उस वॉकिंग के प्रोसेस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता था, ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रॉड रोटेट कर रहा है, बट जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है दैट पॉइंट इज नॉट मूविंग, सो वर्क डन बाय दिस इज जीरो। अब यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क फाइंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें फोकस करना होता है सेंटर ऑफ मास की हाइट पे। In the perpendicular height. तो सेंटर ऑफ मास जो है वो राइज कर रहा है, कितने हाइट से राइज कर रहा है? वो फाइनल हाइट जो है वो है एल कॉस थीटा। Side थीटा to अगर, cos theta. तो ये हो गया एल कॉस थीटा, एल बाई टू कॉस थीटा। और इनिशियल हाइट क्या थी? इनिशियल हाइट थी इसकी एल बाई टू। सो व्हाट इज चेंज इन हाइट? चेंज इन हाइट हम यहाँ से लिख सकते हैं एल बाई टू माइनस एल कॉस थीटा। किस डायरेक्शन में? फोर्स के अपोजिट या फोर्स की डायरेक्शन में? फोर्स है डाउनवर्ड और पार्टिकल जा रहा है, सेंटर ऑफ मास जा रहा है अपवर्ड। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस Minus एम जी। mgl. चेंज इन वर्टिकल हाइट इज एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा Yes, sir. इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली जस्ट उसको वहां तक रोटेट करना है, जस्ट रोटेट करने का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू जो है इस एंड के अबाउट रॉड का एम एल ml square स्क्वायर by बाई 3. थ्री ml square by 3. टू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। Yes, sir. तो ये इक्वेशन हो गया। अब उसको जो है सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा एम जी एल बाई टू एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो एम एल ए कैंसिल आउट हुआ, टू कैंसिल आउट हुआ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल। तो ये हो जाएगा जी बाई एल। ब्रैकेट में cos theta minus 1 आएगा ना? क्या आपने नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया तो ब्रैकेट के अंदर cos theta minus 1 आएगा. यहाँ भी है ना नेगेटिव, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ भी तो नेगेटिव है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा. Yes, sir. जी बाई एल हाँ. थ्री जी बाई एल वन माइनस कॉस थीटा का रूट, ये होना चाहिए किसी भी डिजायर्ड एंगल पे रोटेशन के लिए। ठीक है, किसी डिजायर्ड एंगल पे रोटेशन, हमारा रोटेशन। अच्छा, इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया, इस केस में कितना है? इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ओमेगा हमने कोलिजन इलास्टिक भी हो सकता है, इन इलास्टिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओमेगा इज इक्वल टू 3 वी नॉट बाई 2l आया था ना, 3 वी नॉट बाई 2l। क्या है सर, ये तो एक ही क्लास में एक क्वेश्चन हो रहा है, बताइए ऐसा क्या चल रहा है सब।
तो ये 3 वी नॉट बाई 2L, तो हमें वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। सो वी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर देंगे 3 वी नॉट बाई 2L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3G बाई L, और cos 60 पुट करेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, तो √3/2 यहाँ हो जाएगा। और वी नॉट इज इक्वल टू व्हाट 2/3 GL। ठीक है, L करेंगे, रूट के अंदर जाएगा L², तो GL। डायमेंशन वाइज भी देखना है, हमेशा GL आता था, यस सर। GL ही आना चाहिए। डायमेंशनली हमारा एक्सप्रेशन चेक करते रहना है। इज इक्वल टू 3v0/2L है, वो सब मतलब सर जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ये कहीं भी ये जनरल फॉर्मूला, applicable टाइप। हाँ जनरल फॉर्मूला हो जाएगा रॉड के लिए। यस, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा एप्लीकेबल टाइप। Yes, sir. एंड के अबाउट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा और थीटा रोटेशन लिया, 180 डिग्री 90 डिग्री है तो उसके अकॉर्डिंग पुट कर देंगे, 180 डिग्री है तो उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो ठीक है, समझ गए? टेंशन में आ गए कहीं? क्यों शुभम आया है? कहाँ है भाई अपने वैज्ञानिक अम्लान? अभी नींद में होगा इसीलिए बोल नहीं रहा है, थोड़ी देर में फ्रेश हो जाएगा तो बोलेगा, है ना? तो ये था। अब होने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, बट इतना ठीक है कि यहाँ से ये ऐसे जाएगा ये, ठीक है, समझ गए? कंप्लीट। इम्पल्स, ये वो, फोर्स, एंगुलर वेलोसिटी सब 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 खत्म। तो प्रैक्टिस के लिए E इज इक्वल टू 1/2 पे के लिए सॉल्व कर सकते हो। रिपीट द अबव प्रॉब्लम जस्ट फॉर फन। बोर फील कर रहे होगे घर पे तो एंटरटेनमेंट के लिए रिपीट द अबव प्रॉब्लम। रिपीट द अबव प्रॉब्लम फॉर E इज इक्वल टू, तो कोई भी एस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि सारे पार्ट्स एक साथ ही आ जाएंगे, कोई भी एस्पेक्ट इसमें से पूछा जा सकता है। तो कंप्लीटली अगर इन एंड आउट तुम्हें समझ में आ रहा है तो उससे किसी भी केस में कोई भी पार्ट या इसका सब पार्ट, सिर्फ ओमेगा ही पूछा जा सकता है कि ओमेगा बता दो क्या होगा, वेलोसिटी बता दो क्या होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इंपल्स क्या होगा, इंपल्स किस डायरेक्शन में होगा, ये सारा। रिपीट द प्रॉब्लम फॉर E इज इक्वल टू 1/2, तो इसको अपने सॉल्व करने के लिए कर सकते हो। और वो डिस्क वाला पॉइंट जो कोएक्सियल डिस्क था वो भी तो है। यस सर। Yes, sir. तो कोएक्सियल डिस्क का जो क्वेश्चन था वो तो ऐसे ओमेगा से रोटेट करा था, हमने उसके ऊपर प्लेस कर दिया। कोएक्सियल डिस्क से मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया है, अभी देता हूँ कि ये इनिशियली ये है और दोनों डिस्क एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दिए गए। तो मान लो किसी की एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी, किसी की एंगुलर स्पीड कम होगी, तो ये पहले स्लाइड करेंगे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लाइड करेंगे। स्लाइड करेंगे तो उनमें फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, स्पीड कम करेगा। जैसे लीनियर में सोच सकते हो भाई, किसी पार्टिकल के ऊपर कोई पार्टिकल स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन कौन सा, काइनेटिक। अब वो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो नेट वर्क डन होता है हमेशा नेगेटिव होता है। ये चीज वर्क एनर्जी थ्योरम में बताया कि नेट वर्क डन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0 एंड नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0, नेगेटिव। तो जब काइनेटिक का वर्क डन Negative. नेगेटिव होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमेशा वो सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज कराएगा।